दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग बीपीएससी टॉप 500 पीवाई की सीरीज का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, विलियम टेलर। इसी ने 1857 के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था। तो उस टाइम का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, इसको एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। बिहार में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बांकीपुर पटना में हुआ था। अगर बाकी पटना नहीं दिया होता है, बांकीपुर दिया रहेगा, इसी में कोई ऑप्शन दे देगा। अगर बांकीपुर नहीं दिया होता है तो पटना दिया रहेगा। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता, ये ध्यान रखेंगे, आर.एन. मधुलकर ने किया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 103, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुरली बरहवा गांव था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा। तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। उन्होंने ही 1916 में गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित थे। चार ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें किसान आंदोलन जो होगा वो सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। 1929 में इन्होंने, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। तो एक किसान नेता थे, ये बात ध्यान रखेंगे, किसान से संबंधित थे। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, ये दोनों आप क्वेश्चन याद रखेंगे, इनकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 105, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार यानी मुख्यमंत्री किसने बनाई थी? तो मोहम्मद यूनुस जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे और इंडिपेंडेंस पार्टी की ओर से थे। और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो 1937 के चुनावों के बाद मोहम्मद यूनुस ने इंडिपेंडेंस पार्टी की ओर से सरकार बनाई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन 1920-22 से प्रभावित होकर 20 दिन पहले ही पटना कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अब तो था हो गया है क्योंकि बंद हो गया है, बहुत अच्छा फैक्ट्री थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी है, सीमेंट। डालमिया नगर रोहतास जिले के मुख्य रूप से अपने पुराने प्रसिद्ध सीमेंट उद्योग और अन्य कारखानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकाली जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी से निकाली जाती है, जो सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गंडक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, पूर्णिया जो है वो सर्वाधिक पटसन का उत्पादक माना जाता है। जूट उत्पादन में बिहार का भारत में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्णिया में ऑप्शन बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, यह बेगूसराय जिले में स्थित है। 1964 में सोवियत संघ के मदद से यानी यूएसएसआर के मदद से बनाया गया था। तो बरौनी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख रहे हैं, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन कहां पर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना पत्थर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दो पार्ट में बांट देती है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 441 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले के पहाड़ियों में स्थित है। गर्म जल के झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, गर्म जल के झरनों के लिए भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 के संस्थापक कौन थे? तो ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में दे देता है। तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सिटी कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, जो गुजरात में स्थित है।
एक प्रमुख डॉकयार्ड था जहां व्यापारिक गतिविधियां होती थी, तो लोथल जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता के सवित्र को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य जी हैं अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक। इनको विष्णु गुप्त भी बोला जाता है। या राजनीति, राज्य प्रशासन और सैन्य रणनीति पर एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। तो इनमें से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। तो 1837 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों के और विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त जी थे। श्री गुप्त की स्थापना जो है, गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी में श्री गुप्त द्वारा की गई थी। वैसे जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक पूछेगा तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को लेंगे, ऐसे संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त को लिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और धन संपत्ति लूटी थी। ठीक है, तो यह 16वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था महमूद गजनवी का। तो इसका आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 1025 ईस्वी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश यानी ममलूक वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो हरिहर और बुक्का ने किया था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, भारत में सती प्रथा का जो अंत था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बनाकर इसको अवैध घोषित कर दिया था, तो ये सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के समय यही भारत का गवर्नर जनरल था। बाद में यह भारत के पहले वायसराय भी बना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और पहले भारतीय अगर पूछे तो आप देख रहे हैं सरोजिनी नायडू, ऑप्शन में ए है, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय, ऐसे तो एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्तमान जो बांग्लादेश है ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1906 ईस्वी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये इन्होंने आजाद हिंद फौज आईएनए के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए नारा दिया था, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में सत्ता का हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके सदस्य का नाम भी पूछ देता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू 1944 में अहमदनगर जेल में इन्होंने कैद के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, इसमें सबसे ज्यादा होता है?
तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होती है वो वैक्यूम में होती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वैक्यूम यानी निर्वात, आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी ध्यान रखेंगे, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग खाने पकाने और एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं, जिसका फार्मूला जो होता है CO2 होता है। तो यह गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाती है सब्लिमेशन में। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को शुष्क बर्फ बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट बोन, तो आप ध्यान रखेंगे फीमर जो होती है, जांघ की हड्डी, ये सबसे बड़ी होती है। तो फीमर ऑप्शन बी है, ये सबसे मजबूत भी मानी जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 136। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन, ऑप्शन बी, इसकी कमी से होता है। रक्त की जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित करने की क्या हार्मोन जो है इंसुलिन है, इसकी कमी से ही मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। अब देखेंगे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से चोट लगने में खून का बहाना जल्दी नहीं रुकता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो रुकने में बहुत दिक्कत होती है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है। संविधान के किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आप ध्यान रखेंगे, बाद में इसको 22 कर दिया गया। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, और 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140। संपत्ति के अधिकार के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 301 के तहत एक विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ध्यान रखेंगे। सूर्य को प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 500 सेकंड भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो है वो सर्वदाता, ओ निगेटिव कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और किसी को भी रक्त दे सकता है। और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक 3, एक साइड में 3 होती हैं, जैसे मेलियस, इनकर और स्टेपी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, अभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। भारत में पहली रेलगाड़ी ट्रेन कब चली थी? तो आप डेट भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बॉम्बे बोरिंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। ये भी पूछ देता है कितने किलोमीटर चली थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना स्वर्ण सिंह भकना ने भी ब्रिटिश शासन में भारत को आजाद करने के लिए इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले जो थे वो सचिदानंद सिन्हा जी थे, वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। ये अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है, जो गांधीवादी दर्शन का आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 280 अनुच्छेद, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति हर 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए इनका गठन करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। मैरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है किस महासागर में है? तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा बिंदु जो चैलेंजर द्वीप है जो 11,000 मीटर गहरा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 150। भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है
कहाँ से गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए प्रयागराज इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरती है। ठीक है, अगर आंसर में मिर्जापुर रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा, कोई एक ही आंसर देगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मिर्जापुर नैनी के पास से होकर गुजरती है। यह जो है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।